समाजवाद का मतलब है कि जहाँ भेदभाव ऊंच नीच है, वर्णवाद है, जातवाद है, उन सभी खाइयों को मिटाना और मानवता को एक साथ समरसता के रूप में कांग्रेस है, आरएसएस है, भाजपा है, उसका मनुवादी विचारधारा है। वो बोलता है गरीब गरीब गरीब, ये पार्टियां जो हैं ये गरीब गरीब बोल करके, समाजवाद, सामाजिक न्याय बोल करके ये लोग सिर्फ बहरूपिया है। और सच पूछिए तो कमजोर वर्ग जो एससी एसटी ओबीसी ईबीसी वर्ग के लोग हैं, उनका ये लोग इस्तेमाल, इस दौर में भी जहां बुजदिल कायरों का झुंड है, उस दौर में भी एम के स्टालिन निडर निर्भीक होकर के, अविरल होकर के निरंतर समाजवाद और सामाजिक न्याय को मजबूत कर रहे। कमजोर वर्ग के भर में ईडब्ल्यूएस, सुदामा कोटा, बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई जांच के, बिना कोई आयोग के, बिना कोई किसी तरह का कोई सर्वे के 72 घंटे के अंदर में यही मनुस्मृति का राज चलाने वाले मोदी सरकार, आरएसएस भाजपा की सरकार ने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई सर्वे नहीं है, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा नहीं है, और वो लागू कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं मदन अंबेडकर। अभी हमारे साथ डॉक्टर विष्णुदेव सर हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आपको भी बधाई। सर, आपसे सवाल है, समाजवाद और समाजवादी राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर और परिवर्तन का शब्द कहें तो समाजवाद और सामाजिक न्याय, लेकिन कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, सामाजिक न्याय का नाम का इस्तेमाल किया, समाजवाद का इस्तेमाल किया, और उसमें लोग, भोले भाले लोग इस्तेमाल होते चले गए। दरअसल समाजवाद की जो नींव रखी गई थी वो आज का नहीं है, वो तो बुद्ध के समय का रखा हुआ है, आज से 2500 साल पहले का है समाजवाद। समाजवाद का मतलब है कि जहाँ भेदभाव ऊंच नीच है, वर्णवाद है, जातवाद है, उन सभी खाइयों को मिटाना और मानवता को एक साथ समरसता के रूप में लाना, सब बराबर हो। समाजवाद का उद्देश्य यही था कि इंसान, मानव सब बराबरी में आए, समान रूप से सबको सम्मान मिले, उस वो शब्द था समाजवाद। लेकिन लोग लड़ते आए, समाजवाद के नाम पर समाजवाद का शब्द इस्तेमाल करते आए, सामाजिक न्याय बोलते आए, सामाजिक न्याय के नाम पर लोग लड़ते आए, इस्तेमाल करते आए लोग। और जिन लोगों ने समाजवाद और सामाजिक न्याय का रास्ता पकड़ के, हम कहें कि उसकी डोर पकड़ के, उसका इस्तेमाल करके जिन लोगों ने बड़े राजनेता के रूप में उभर करके आए, बड़े बड़े लीडर बने, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, वही लोग इस कारवा को कमजोर भी किए। आगे चल करके वर्तमान, अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो उसी समाजवाद की ही नींव को और मजबूत किए ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार वी रामास्वामी नायकर हैं, तमाम संत कबीर, रविदास जी महाराज, ये सभी समाजवाद पर ही आए हैं और सभी सामाजिक समरसता को ही लेकर के आगे बढ़े और सब लोग मजबूत करते आए। हम तो कह रहे हैं कि हर शताब्दी में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो समाजवाद और सामाजिक न्याय की नींव को और मजबूत किया। वर्तमान में अगर बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े विश्व भर में उभर करके आए और सबसे ज्यादा मजबूती मिली भारत को, भारतीयों को, विश्व भर के लिए एक मिसाल पेश किए। उसी समाजवाद और सामाजिक न्याय की विचारधारा और तमाम मूल्यों को आधार बनाते हुए विश्व के सभी देशों का संविधान को अध्ययन करते हुए बाबा साहब ने अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इसके बाद का भी दौर अगर देखें, बाबा साहब के बाद का दौर अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हमारे देश में, पेरियार रामास्वामी नायकर हुए हैं, चाहे आपको लोहिया जी हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, आपको काशीराम साहब हुए, ये तमाम लोग समाजवाद और सामाजिक न्याय को मजबूत करते आए। धीरे धीरे चल करके एक दौर ऐसा भी आया जब
जो समाजवाद और सामाजिक न्याय के विरोधी विचारधारा में राजनीति करने वाले देश के जो कांग्रेस पार्टी थी और बाद में आकर के जनसंघ बनी है आरएसएस की नींव पर, और फिर भाजपा बनी, ये तमाम लोग समाजवाद को कुचलने का काम किया, सामाजिक न्याय आंदोलन को कुचलने का काम किया। और जो लोग इसमें योद्धा थे, जो सामाजिक न्याय के योद्धा कहें, समाजवाद के योद्धा कहें वर्तमान दौर में, ये लोग जैसे आपको लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान जी हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, एचडी देवगौड़ा, ये तमाम और भी बहुत सारे नाम हैं। और ये तमाम लोग उस दौर में समाजवाद और सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूत किए। जो कमजोर वर्ग है उनको सशक्त बनाने का ये लोग और मजबूत किए। लेकिन ये राजनीति ऐसी चीज है, सामाजिक परिवर्तन के बिना शासन सत्ता मजबूत नहीं हो सकता, और ये राजनीति में अपने कहीं न कहीं कुछ निजी स्वार्थ में आकर के इसको और कमजोर बना दिए लोग। एक और बात आता है सर, जो अभी तक मीडिया में ये बात चला ही नहीं और लगभग लोग ये इस बातों को नहीं जानते। एनडीए बनाने में शरद यादव का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम है लोग तो ये तो सच है, ये तो पूरा विश्व जानता है, भारत क्या पूरा विश्व जानता है कि भारत में कांग्रेस को सत्ता से हटा करके भाजपा को स्थापित करने वाले शरद यादव हैं। शरद यादव एनडीए के प्रथम संयोजक हैं। एनडीए को लाने वाले, एनडीए का गठन करने वाले शरद यादव, इसलिए शरद यादव को प्रथम संयोजक बनाया गया और प्रथम पूर्णकालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। ये देन शरद यादव की है। शरद यादव अगर नहीं चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बनती, कतई संभव नहीं था। वो शरद यादव की देन थी जो वो बनाए, भाजपा को सत्ता में लाए, और उसका खामियाजा आज भुगत रहा है पूरा भारत का जो कमजोर वर्ग है, वो खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन सर न बैनर पर उनका फोटो रहता है, न जाते हैं, मतलब न कार्यालय, बीजेपी बड़े बड़े कार्यालय में कहीं भी शरद यादव दिखाई नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल। आखिर क्यों, कारण क्या? सबसे बड़ा एक कारण ये है कि जो कांग्रेस है, आरएसएस है, भाजपा है, उसका मनुवादी विचारधारा है। वो बोलता है गरीब गरीब गरीब, ये पार्टियां जो हैं ये गरीब गरीब बोल करके, समाजवाद, सामाजिक न्याय बोल करके ये लोग सिर्फ बहरूपिया है। और सच पूछिए तो कमजोर वर्ग जो एससी एसटी ओबीसी ईबीसी वर्ग के लोग हैं उनका ये लोग इस्तेमाल करता है। और शरद यादव जी कहीं ना कहीं, अब पता नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका अपमान नहीं करना चाहते, हम और किसी भी तरह से ऐसा शब्द हम नहीं इस्तेमाल करेंगे जो उनका अपमान हो। हम सिर्फ जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो हम आपके मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहते हैं कि शरद जी को क्या निजी स्वार्थ लगा राजनीति में, जो वो समाजवाद और सामाजिक न्याय का जो पौधा रोपे थे, जो मंडल रथ को लेकर के अगुवाई किए, मंडल आयोग को लागू कराने के लिए देश भर में आंदोलन, जो पूरी टीम मिलकर के आंदोलन किए थे, वो शरद यादव, बड़ा आश्चर्य होता है कि वही शरद यादव मंडल आयोग के दूर विरोधी, गरीब गुरबों के विरोधी, समाजवाद और सामाजिक न्याय के विरोधी, कमजोर वर्ग के विरोधी विचारधारा के राजनीतिक पार्टी को शासन सत्ता में स्थापित कर दिया। और इसलिए शरद यादव को अंतिम समय में, मृत्यु के पहले, अपमान झेलना पड़ा। शरद यादव को भी कोई सम्मान नहीं मिला, दूध की मक्खी की तरह शरद यादव को निकाल के फेंक दिया गया एनडीए से। ये पूरी दुनिया देखी है। बुढ़ापे के समय में फिर वही पुराना दोस्त लालू यादव पटना में बुला करके उनका सम्मान किया। तो ये शरद यादव की बहुत बड़ी भूल थी अपने जीवन की, और वो स्वीकार भी किए हैं, वो स्वीकार भी कहीं पर किए, कहीं न कास्टिज्म उनको झेलना पड़ा। और ये ऐसा करते हुए अंतिम दौर में उनके जीवन में ही, जीवित अवस्था में ही जब इतना बड़ा अपमान उनको दिया गया, तो मरने के बाद फोटो आपको कहाँ दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा मृत्यु के बाद फोटो? जीवित अवस्था में तो उनको फेंक दिया गया निकाल करके, मृत्यु के बाद कहीं भी, मृत्यु के बाद पूरे एनडीए में, पूरे भाजपा में कहीं एक तस्वीर लगा करके शरद यादव जी के तैल चित्र पर, फोटो पर कहीं एक फूल को अगर कोई भाजपाई चढ़ाया हो, आरएसएस का, एनडीए का या भाजपा का,
या उसके सहयोगी पार्टी का कोई फूल चढ़ाया हो तो हमको बता दीजिए, आप खोज करके आप लोग मीडिया वाले दिखाइए। कहीं नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल यूज एंड थ्रो किया शरद यादव को। उनको चाहिए सिर्फ मनुवादी सत्ता स्थापित करनी थी, मनुस्मृति को स्थापित करनी थी, जो आज कर ही रहा है, मोदी सरकार कर रही है, तो वो करना था। ये पिछड़ा शूद्र का सम्मान करके क्या होगा? शूद्र का तो हमेशा से अपमान होते आया है, और भाजपा मनुस्मृति के रास्ते पर चलती है, आरएसएस मनुस्मृति को मानती है, तो शरद यादव का अपमान होना तो एकदम अभी के परिवेश को देखते हुए सर किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए? देखिए, अभी के दौर में अगर कहें तो ये तमाम जो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे, समाजवाद के जो योद्धा रहे, उन लोगों से सबक सीखनी चाहिए। जो दौर था 70, 80, 90 का जो दौर था, उस समय देश में 12 मुख्यमंत्री बहुजन समाज के थे, पिछड़ा समाज के थे, और उप प्रधानमंत्री बने जगजीवन बाबू बने थे। शासन सत्ता, देश के शासन सत्ता में जो गैर कांग्रेस, गैर भाजपेयी, अगर हम कहें कि गैर मनुवादी, जो एंटी मनुवादी लोग शासन सत्ता में आए, लेकिन ये लोग उसको काबिज नहीं रख पाए, ये लोग उसको मजबूत नहीं रख पाए, न अपना मीडिया हाउस बना पाए, और न ही ऐसी पार्टी का गठन कर पाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सके, वो नहीं कर पाए। ये लोग कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ में लिप्त होकर के सब तहस नहस कर लिए। जो मजबूती इन्होंने चढ़ाई पर चढ़ी, जो हासिल किया लक्ष्य को, वो फिर से धराम से मैंने गिर पड़ा और बर्बाद हो गया। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव पुत्र मोह में आ गए, लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में आ गए, नीतीश कुमार पता नहीं किस कुर्सी के लोभ में कुर्सी कुमार बन गए, जो समाज न्याय और समाजवाद को कुचलते हुए एनडीए के साथ चले गए, जिस तरह शरद यादव जी चले गए। उसी तरह से तमाम, रामविलास जी का तो खैर कहना ही क्या है, उनके बारे में तो सारे लोग कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक भी इनके सामने फेल है। माने सत्ता में रहना है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे जनता दल गठबंधन हो, कि कोई भी हो, सत्ता में रहना है। तो ये सारे लोग इस समाजवादी विचारधारा को, समाजवाद को, सामाजिक न्याय आंदोलन को कुछ अपने ही हाथों बर्बाद किए। खुद पौधा लगाए, खुद मजबूत किए, खुद बर्बाद किए, और नेक्स्ट पीढ़ी जो इनका है, वे सबको तो उस सबकी हालत आप देख रहे हैं। अखिलेश जी कभी कहते हैं परशुराम जयंती हम मनाएंगे। पिछले बार विधानसभा में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में, पिछले बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी परशुराम का फरसा लेके घूम रहे थे और कहे कि हम 70 फीट का मूर्ति बनाएंगे, तो मायावती जी बोली कि हम 80 फीट का परशुराम मूर्ति बनाएंगे। जबकि उससे पूर्व उनको अपमान भी झेलना पड़ा, जब मुख्यमंत्री आवास खाली किए थे। तो बताइए, दूध से मतलब उसको दूध से, गंगा जल से, गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया मुख्यमंत्री आवास को, तब जोगी गए हैं उसमें। और फिर भी इनसे सबक ये लोग नहीं लेते हैं। मायावती जी का कहना क्या है, ये तो बिल्कुल पूरा काशीराम साहब के माने विरासत को, उनके संघर्ष को मिट्टी में मिला दिए हैं। उसी तरह से अखिलेश जी, और अखिलेश जी जब वही अखिलेश यादव हैं, जब आपको पिछले बार लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा देते हैं, और लक्ष्मण यादव जी के सहयोग से कानपुर में पहले सभा में लक्ष्मण यादव जी पीडीए का नारा दिए, पिछड़ा, दलित, अकलियत, तब क्या हुआ? सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत इनका बढ़ करके उभर के आया, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके ही आए हैं। फिर भी सबक नहीं लेते। ये हम सब, मैं ये इसलिए कह रहे हैं कि अब लोगों को सबक लेनी होगी, ये सीखना चाहिए। सब उदाहरण है, सामने नजर पर दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ भी जब तक लालू जी के सुपुत्र जो है तेजस्वी यादव जब तक कह रहे थे A to Z, और पता नहीं क्या क्या कर्मकांड वो भी करते ही रहते हैं, नहीं तो उनको, उनके साथ भी यही हुआ, ये भी धराशायी होते चले गए। और जब ये भी आ गए हैं, पीडीए के मंच पर आ गए, जब आ करके संविधान की बात करने लगे हैं, जब सामाजिक न्याय की बात करने लगे हैं, जब नौकरी का, कमजोर वर्ग के सम्मान की बात करने लगे, तो इनका भी मान सम्मान बढ़ने लगा है, इनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अब साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला भविष्य बिहार तेजस्वी यादव को खोज रहे, तेजस्वी सरकार को बिहार खोज रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी के परिवेश में सर आप बहुजनों का लीडर कहे या नेता कहे, किनको मानते हैं? देखिए, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, अभी के दौर में नहीं दिखाई देता। हम साफ शब्दों में कहते हैं, अगर पूरे भारत में आप सर्वे करा लीजिए, क्षेत्रीय मैं बात नहीं कर रहा, क्षेत्रीय अगर बात करूं तो बिहार में तेजस्वी यादव विचारधारा है उनका। हाँ बिल्कुल है, मैं मानता हूं, 100% नहीं, 90% है, 10% फिर भी घालमेल है, जो उसको भी सुधार करना चाहिए इनको। तेजस्वी यादव इसलिए है कि सारे लोग तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव भाजपा से लड़ रहे हैं।
तेजस्वी यादव संविधान के लिए लड़ रहा है, नौकरी के लिए लड़ रहा है, माने सबको सम्मान, समानता के सम्मान के लिए लड़ रहा है, और सारे लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव से। लालू यादव को गाली दो, तेजस्वी यादव को गाली दो, तो हम सत्ता में आ जाएंगे। ये सब लोगों का है, चाहे वो रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, उनके पुत्र सुमन जी हो, चाहे सारे लोग नीतीश जी हो, सब चिराग पासवान से लड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर देख लीजिए तो अखिलेश यादव, वो अगर 90%, 10% वो भी मिलावटी में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं। माने अगर पिछड़ों का अगर कहें, बहुजनों का अगर कहें, तो उस रूप में सम्मान, पीडीए का नारा जब से देने लगे तब से हम उनको अच्छा मानते हैं। इस तरह से सभी अगर स्टेट वाइज करें तो कोई ना कोई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम भारत भर में अगर आप पूछ रहे हैं, देश की बात अगर कर रहे हैं, तो नंबर 1 भारत का अगर कोई प्रधानमंत्री हो, भारत का अगर कोई नेता अगर हो, भारत का भविष्य अगर निर्माता अगर कोई है, तो वो है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन जैसा आज वर्तमान में कोई नेता नहीं, और एम.के. स्टालिन जी को हम हार्दिक सैल्यूट करते हैं, बारंबार सैल्यूट करते हैं कि इस दौर में भी जहां जातंकवाद चरम पर है, मैं जातंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी दर्शक बंधु इस पर विचार करिएगा। ये आतंकवाद से भी बड़ा है जातंकवाद, जो आज इतना आक्रामक रूप से और इतना टॉर्चर करके, जोर जुल्म अत्याचार करके देश में शासन चलाई जा रही है। आप ईवीएम से बेईमानी करके शासन को हड़पा जा रहा है, और न कुछ मिला तो बिहार में जब सर्वे कराया, देखा कि तो यहाँ एंटी बीजेपी ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। तो यहाँ वोट की डकैती, वोटबंदी के नाम पर यहाँ मतदाता पुनरीक्षण किया जा रहा है, और तमाम चीजों को इस दौर में जहां पर एक तरफ में मनुवाद हावी है, मनुस्मृति हावी है, जोर जुल्म का दौर चल रहा है, उस दौर में भी एम.के. स्टालिन निडर होकर, निर्भीक होकर के समाजवाद और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा 4-5 ऐतिहासिक फैसला उनका है इसी दौर में ना, जहां चिराग पासवान कहते हैं कि हम तो हनुमान है मोदी के। मतलब या एक दो ही बात हो सकती है ना, या तो चिराग पासवान डरते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे घोटाला उटाला गलत काम किए होंगे तो उस पर हमारी कार्रवाई हो जाएगी, या फिर सत्ता का जो मलाई चाटना है किसी न किसी रूप में, तो मलाई चाटने की माने लोभ लालच में चिपके हुए हैं। मौसम, हाँ, उसी तरह मायावती जी हैं, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से भाजपा के समर्थन में रही हैं, और आज भी भाजपा के ही अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन में रहती हैं। साफ खुले मन से कहती हैं, चाहे भाजपा को वोट दे देना लेकिन सपा को मत देना। क्या मतलब हुआ इसका? और तमाम लोग उस तरह से हैं, चाहे नीतीश जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सम्राट चौधरी जैसे लोग तो जहरीले लोग हैं ही अपने समाज के। उप मुख्यमंत्री तो यही है, उप मुख्यमंत्री है, हो सकता है कि जितने गाली लालू जी को देंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनकी होगी, इसलिए ज्यादा आप शब्द बोलते हैं, सब बात है। लेकिन इस दौर में भी जहां बुजदिल कायरों का झुंड है, उस दौर में भी एम.के. स्टालिन निडर निर्भीक होकर के, अविरल होकर के निरंतर समाजवाद और सामाजिक न्याय को मजबूत कर रहे, कमजोर वर्ग के साथ हैं। उनका ऐतिहासिक फैसला अगर हम आपके चैनल के माध्यम से, आप तमाम दर्शक बंधुओं से आप जरूर विचार करिए कि पहला, उन्होंने साफ शब्दों में कहते हुए और कानून पास कराया है कि किन किन चीजों पर आप देखिए जरा। पहला कानून, मंदिरों में गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति। इस दौर में जहां ब्राह्मणवाद चरम पर हो, जहां मनुस्मृति लागू है देश में, नहीं, जहां तमाम जोर जुल्म हो रहा है, जहां यादव का टिकट छील दिया जा रहा है और पेशाब छिड़क दिया जा रहा है यादव के ऊपर, जहां पर देविका पटेल कुर्मी समाज को मंच से उतार के जलील किया था कि तुम कथावाचक करने का अधिकार तुमको किस। सर, आप कैसे कह रहे हैं देश में मनुस्मृति लागू है? यही कारण है ना, यही जो देविका पटेल कुर्मी समाज की है, और उनको लगा कि हम हिंदू है, जिन लोगों को भी, SC ST OBC वर्ग के लोगों को जिनको लगता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन मनुस्मृति कहती है कि ये हिंदू नहीं है, शूद्र है। तो मनुस्मृति देश में लागू है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है, इसलिए ना देविका पटेल को मंच से उतार करके बेइज्जत किया गया। इसलिए ना यामिनी साहू जो तेली समाज की हैं, वो कथावाचक, उनको मंच से उतार करके जलील किया गया, अपमानित किया गया, कहा कि तुमको नाचना अच्छा लगता है, कथा वाचन करना ब्राह्मण का अधिकार है। इसलिए ना यादव, संत सिंह यादव, चाहे मुकुटमणि सिंह यादव कथा वाचन कर रहे थे तो उनको मंच से उतार करके जलील किया गया, चुटिया माथा छील दिया गया, पेशाब छिड़का गया, नाक रगड़ दिया गया, और कहा कि तुम ब्राह्मण कैसे बन गए।
ये ब्राह्मण की बराबरी तुम कैसे करने लगे? शूद्र हो, शूद्र की तरह रहो। तो ये मनुस्मृति नहीं है लागू क्या? ये साफ साफ जाहिर करता है। और इतना ही नहीं, आप जितने मीडिया चैनल वाले हैं, अगर किसी दलित बेटी के साथ कहीं कुछ हादसा होता है, या दलित किसी के साथ मारा पीटा जाता है, जघन्य अपराध होता है, या पिछड़ा के साथ, अति पिछड़ा के साथ कोई घटनाएं घटती हैं, एक भी मीडिया चैनल जो राष्ट्रीय स्तर का है नहीं दिखाता है, न उसकी आवाज उठाता है। लेकिन वहीं पर अगर मनुवादी सामंतवादी जाति के लोग हैं, अगर वो सवर्ण जाति के हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए, बाल बाका हो जाए, देखिए कितना बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है कि हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, देश खतरे में आ जाता है, बवाल हो जाता है। ये जातंकवाद मनुस्मृति का है। और उस दौर में एम.के. स्टालिन साहब ने मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति कर दी, एकदम कानून बना के नियुक्ति किया। ये लोग छाती पीटते रह गए, आत्मदाह करते रह गए, जो ब्राह्मण महासभा के लोग हैं, पुरोहित महासभा के लोग, और उन्होंने लागू करा दिया योग्यता के आधार पर ना। ये संविधान से न देश चल रहा है, तो यहाँ योग्यता से न देश चलेगा कि आपकी जाति के हिसाब से चलेगा। हम अगर जाति के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं, हम जाति के आधार पर हम अपनी बराबरी का सम्मान मांग रहे हैं, हम जाति के आधार पर अगर शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं, नौकरी का अधिकार मांग रहे हैं, तमाम समानता का अधिकार मांग रहे हैं, तो आप कहते हैं ये जातिवादी लोग। हम SC ST OBC वर्ग के लोग, EBC वर्ग के लोग मांग रहे हैं अपने हक अधिकार को संवैधानिक दायरे में मांग रहे हैं, तो आप कहते हैं जातिवादी लोग हैं। और आप उसी को आप चोर दरवाजे से, लैटरल एंट्री से बहाली कर रहे हैं। जो IAS IPS की परीक्षा नहीं पास किया है, वो सच्ची सेक्रेटरी रैंक की कुर्सी पर बैठा दिया लैटरल एंट्री से, चोर दरवाजे से, तो क्या वो जातिवाद नहीं है? आप OBC EBC और SC ST समाज के बच्चों को या कैंडिडेट को आप नंबर कम दे करके इंटरव्यू में फेल कर देते हैं और रिपोर्ट लिख देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, NFS स्कैम। ये अदृश्य महाघोटाला कितने लोगों को पता है? और जो कर रहे हैं वो जातिवादी नहीं है क्या? ये मनुस्मृति चलाने वाले लोग, ये मनुस्मृति से देश चलाने वाले लोग, ये इतने बड़ा ये जोर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। उस दौर में M.के. स्टालिन इतना बड़ा काम करते हैं और सब लोगों को सैलरी देते हैं। ये नहीं है कि लूट लो, मंदिर लूट लो, बहाली कर दिए तो तुम्हारा अधिकार नहीं, फिक्स सैलरी है। मंदिर का जो चढ़ावा है, ये दूसरा कानून है उनका, कि मंदिर में चूंकि सार्वजनिक सभी जाति धर्म के लोग चढ़ाते हैं चढ़ावा, तो उसका इस्तेमाल भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होगा। वो शासन प्रशासन तय करेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो वो कानूनी दायरे में, संवैधानिक दायरे में, पुलिस प्रशासन की देखरेख में मंदिर का चढ़ावा जो है वो बैंक में जमा होता है और वहां से राज्य हित में कार्य होता है। तो ये दूसरा। तीसरा, देश भर में EWS सुदामा कोटा बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई जांच के, बिना कोई आयोग के, बिना कोई किसी तरह का कोई सर्वे के 72 घंटे के अंदर में यही मनुस्मृति का राज चलाने वाले मोदी सरकार, RSS भाजपा की सरकार ने EWS लागू कर दिया, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई सर्वे नहीं है, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा नहीं है, और वो लागू कर दिया। अगर देश भर में जातिगत सर्वे का ये विरोध करने वाले लोग अगर जाति जनगणना करा ले, आंकड़ा जुटा ले, आर्थिक सर्वे करा ले, जातिगत सर्वे करा ले, तमाम साधन संसाधन शैक्षणिक सभी मुद्दों को लेकर के सर्वे करा ले, तो 10% से ज्यादा वो उनकी संख्या नहीं है सवर्णों की, 10%। और उस 10% में मैं दावा कह रहा हूं, बिहार का सर्वे आंकड़ा डाटा के हिसाब से, उस 10% में 10% भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% का 10% भी नहीं है। वे सबसे ज्यादा मजबूत वर्ग हैं। अभी नौकरी, साधन संसाधन, संपत्ति, जमीन जायदाद, सब चीज में बहुत मजबूत लोग हैं। देश का 40% साधन संसाधन संपत्ति 1% लोगों के पास में है। ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहती है, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, विष्णुदेव यादव थोड़ी कर रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है, उसका रिपोर्ट है। देश का 40% लोगों के पास, देश का 1%, 40% संसाधन 1% के पास में है। तो वो सर्वे करा ले, उसको पता चल जाएगा। और वो EWS लागू कर दिया देश भर में। तो M.के. स्टालिन ने क्या किया? M.के. स्टालिन कहते हैं अपना सर्वे कराकर, राज्य में सर्वे करा करके साफ डाटा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जाती है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक वो लड़ाई लड़े हैं, और साफ कहे कि हमारे राज्य में 3% ही है EWS, यहां तक कि कुल उनकी जनसंख्या ही 3% है, तो हम 10% क्यों दें और कैसे दें? 10% देने का मतलब है कि 7% जो है वो हम SC ST OBC EBC वर्ग माइनॉरिटी का हम गला काट करके देना होगा।
उनकी उनके हिस्से की रोटी छीन करके देनी होगी 10% ईडब्ल्यूएस वाले को। और वे ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कानून बनाए उन्होंने अपने राज्य में, और 3% ही मात्र लागू किया है ईडब्ल्यूएस। हम सैल्यूट करते हैं उनको। ये तीसरा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया। चौथा ऐतिहासिक फैसला, नीट में 27% ओबीसी आरक्षण अगर कोई सबसे पहले अगर कोई राज्य लागू किया तो एमके स्टालिन ने लागू किया अपने राज्य में नीट का। और तमाम चीजें हैं। अभी उन्होंने घोषणा किया है और वो कानून मसौदा तैयार कर लिए हैं, अभी जल्द उनका भी वो भी आ जाएगा कि जितने धर्मालय हैं, चाहे वो कोई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी हो, जितने धर्मालय हैं, धर्मालय की संपत्तियां जमीन वो सब शिक्षालय के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वो ऐतिहासिक फैसला है। आप बताइए कि देश का, भारत का अगर नेता कोई हो तो एमके स्टालिन जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।